नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन मिलने वाली समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पूरे विश्व में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग ग्रसित होते हैं और बहुत सारे केस उसके आजकल सामने आ रहे हैं। तो ये तकलीफ वैसे तो ओल्ड एज में होती है, 60 ईयर के बाद ये देखी जाती है, पर आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल हो चुका है वो ज्यादातर सिटिंग पोस्चर पर होता है। ज्यादातर हमारा वर्क होता है वो लैपटॉप कंप्यूटर पर होता है और मोबाइल का भी ओवर यूज हो गया है। तो इन सब के चलते सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अर्ली एज में भी देखा जाता है। 20, 30, 40 ईयर की एज में भी ये मिलने लगता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आखिर होता क्या है, कौन कौन से कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से लक्षण उसमें होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसको कम्प्लीटली क्योर कर पाएंगे, निजात पा सकेंगे, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आखिर होता क्या है? तो हमारे बॉडी में स्पाइन होता है, तो वो स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, उसमें 33 वर्टिब्री होती है। तो जो सर्वाइकल यानी कि नेक रीजन में वर्टिब्री होती है उसको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। तो वो C1 से लेके C7 तक 7 वर्टिब्री होती है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है तो ये होने लगता है। तो कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं कि जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी समस्या हो जाती है? तो नंबर 1 फैक्टर है बोन्स पर यानी कि रीढ़ की हड्डी का बढ़ जाना, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। नंबर 2 फैक्टर है डिहाइड्रेटेड डिस्क, यानी कि हमारी जो वर्टिब्री होती है वो डिस्क यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। 2 वर्टिब्री के बीच में कनेक्टिव टिश्यू यानी कि गद्दे जैसी संरचना होती है। तो उसमें अगर डिहाइड्रेशन यानी कि ड्राइनेस हो जाए तो भी ये समस्या हो जाती है। तीसरा उसका कारण है हर्निएशन ऑफ द डिस्क, यानी कि ये डिस्क होती है वो किसी की वजह से स्लिट हो गई या जगह पर से हिल गई या तो फिर ग्लिड हो गई तो भी ये होने लगता है। उसका चौथा रीजन है डीजनरेटिव चेंजेस, उम्र के हिसाब से या तो बढ़ती उम्र में डिजनरेशन ऑफ द बोन होने लगता है और ये समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव फैक्टर। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। तो नंबर 1 सिम्टम है कि नेक रीजन में स्टीफनेस होना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती और मूवमेंट पेनफुल भी होती है। दूसरा उसका सिम्टम है कि नेक में तो पेन होता ही है पर साथ साथ में शोल्डर में भी पेन होने लगता है, हाथों में भी पेन का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस हाथों में फील होने लगती है। कोई भी काम करते हैं तो वो ग्रिप नहीं आना या फिर वीकनेस फील होना, लिखना है या फिर कोई काम करना है तो वीकनेस पेशेंट को फील होती है हाथों में। तीसरा उसका सिम्टम है कि हेडेक भी होने लगता है, चक्कर जैसा भी फील होता है। चौथा उसका सिम्टम है कि हाथ में नमनेस या फिर झुंझुनाहट भी फील होने लगती है। तो ये सिम्टम तो बहुत पेशेंट में देखे जाते हैं, पर अगर ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गई तो फिर बहुत सीवियर सिम्टम मिलते हैं कि जैसे पैरों में भी वीकनेस लगना, चलने में भी इम्बैलेंस लगना, ब्लेडर और बॉवेल का जो कंट्रोल होता है वो भी कई पेशेंट में चला जाता है, यानी कि स्टूल यूरिन का भी सेंसेशन नहीं होता। तो ये सारे सिम्टम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम आती है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये क्रॉनिक समस्या है, उसको जड़ से खत्म करने में टाइम लगता है। तो आप कोई अच्छे से होम्योपैथ से मिले, अपनी सारी डिटेल दे, पूरा केस टेकिंग करवाए और जड़ से जो ये डिजीज क्योर कर सके वैसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप शुरू करवाए। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन तो सजेस्ट कर ही रही हूँ। नंबर 1 मेडिसिन है सिमिसिफ्लुकारिजिमोजा 30 पोटेंसी में 5 गोली 2 बार लेनी है। दूसरी मेडिसिन है लेकेंथिस टिंटोरिया, उसको भी 30 पोटेंसी में आप 5 गोली 2 बार ले। तो ये दोनों ही मेडिसिन बहुत अच्छी काम आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। यहाँ पे आपको 2-3 बातों का भी ख्याल रखना है दोस्तों। नंबर 1 है कि आप ज्यादा वजन ना उठाए। ज्यादा वजन यानी कि अगर वजन उठाना है तो थोड़ा थोड़ा करके उठाए ताकि आपके नेक रीजन में दबाव ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। दूसरा ध्यान आप रखें कि आप सोते टाइम जो पिलो होता है वो जाड़ा मोटा ना ले, पतला सा पिलो ले। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह में नेक की एक्सरसाइज में 5 से 10 मिनट अपनी स्पेंड करें। तो ये बातों का ध्यान रखने से और साथ ही साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करने से आपको ये तकलीफ कंप्लीटली क्योर हो जाएगी, आप ये तकलीफ में से निजात पा सकेंगे। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।